आगे बढ़ते हैं। यूरोपीय संघ फेसबुक और इंस्टाग्राम की जांच क्यों कर रहा है? मेरे बच्चे, यूरोपीय संघ ने मेटा का फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक नई जांच शुरू की है और यह जांच इसलिए हो रही क्योंकि बच्चे जो इंस्टा और मेटा का कंटेंट है, ऐसा यूरोपियन यूनियन को इनपुट मिला है अपनी जांच एजेंसी के द्वारा, जो भी फेसबुक और मेटा की उनकी जांच करने की जो यूनिट्स हैं, उससे ये पता चला कि जो बच्चे हैं वह ऐसे कंटेंट तक पहुंच जा रहे हैं जिस कंटेंट तक उन्हें नहीं पहुंचना चाहिए, यानी एडल्ट कंटेंट तक, पोर्नोग्राफी और इस प्रकार की चीजों तक, एब्यूजिव चीजों तक, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, हालांकि अब ये जांच के दायरे में, लेकिन मैंने इसको इसलिए पढ़ा और कहा यहां गया कि अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ग्लोबल रेवेन्यू का 6% यूरोपियन यूनियन ले लेगा। तो अभी क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो पहला, केवल यह जांच ही हमारे लिए उपयोगी है। निबंध पूछा था आपसे, आइए सबसे पहले निबंध पे चलते हैं, फिर आते हैं। ठीक है ना, कहां गया भैया? सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम। आप लिखेंगे कि यूरोपियन यूनियन की मेटा के इंस्टा और फेसबुक की जांच, और जांच का आधार बच्चों का एडल्ट कंटेंट तक पहुंचना, और इस पहुंचने के पीछे का तर्क है, जो जांच की जा रही है कि जो उम्र की एक सीमा होती है, जांच यही हो रही है कि उस उम्र की सीमा को मेटा और इंस्टा, मतलब मेटा के फेसबुक इंस्टा क्या सख्ती से अनुपालित करते हैं, या आप थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपनी उम्र 13 है तो 18 दिखा सकते हैं। इसी बात की जांच हो रही है। अगर इसमें यह पाया गया तो इसके ऊपर दंड लग जाएगा, सिंपल सी बात। तो अब हमारे लिए यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो गया भैया? सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। सोशल मीडिया क्या अंतर्निहित रूप से, आप लिखिए कि यह घटना बताती है, केवल जांच ही यह बताती है कि सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है। जांच जारी है, इसलिए निष्कर्ष तो जांच के बाद ही तय होंगे, लेकिन जांच जिस विषय पर उठाई गई है वह इस बात की तरफ इंडिकेशन करती है या संकेत करती है कि सोशल मीडिया अंतर्निहित रूप से एक स्वार्थपरायण माध्यम है, और यह मेटा के एक्ट से, या जिस एक्ट की जांच हो रही है ऐसा लिखेंगे, उससे समझा जा सकता है। एक पैराग्राफ आपका शानदार बन गया। विवेक सत्य को खोज निकालता है, यह भी हो गया भाई वहां के पॉलिसी मेकर्स, लॉ मेकर्स ने कम से कम सत्य खोजा कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, दोनों हो गया। 150 नंबर जीएस पेपर एथिक्स, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून। तो कौन सा कानून? जिस कानून के तहत जांच हो रही है मेटा के इस एक्ट की, उस कानून को मैंने बताया है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में। वह कानून काम करता है और उसी कानून के तहत इसकी जांच हो रही है, यानी यूरोपियन यूनियन का कानून है जिसके तहत यह जांच हो रही है। तो कानून भी नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत होते हैं। अब जैसे अगर आप इथिक्स अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको एक कॉन्सेप्ट मैं यहां बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे यहां पर कहां गया क्वेश्चन भैया? मिल जाओ मालिक, कहां गए हो? कहां? विधि। मेरे बच्चे, एक कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे पढ़े होंगे प्लीज कमेंट करिएगा, जैसे अगर लाइव क्लास में आप लोग हो तो, और लोग समझ पाएं कि जो बातें मैं कह रहा हूं उसके पीछे लॉजिक ऑनलाइन गुरुकुल वाले जो बच्चे होंगे, ठीक है, या जो IQ वाले बच्चे भी अब आ गए उसमें। ठीक है, अब मैंने दो प्रकार के निर्णय पढ़ाए। एक मैंने पढ़ा नैतिक निर्णय, ठीक है, और एक पढ़ाया है यानी एथिकल डिसीजन, और दूसरा मैंने पढ़ा है कानूनी निर्णय। बच्चों पढ़ा है कि नहीं? यानी जो निर्णय होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, वो एक कॉन्सेप्ट, उसमें से मैंने दो का नाम लिया, क्योंकि दो का जिक्र, बाकी और भी बहुत सी बातें। कानूनी निर्णय, तो आपने नोटिस किया, अब जो बच्चे हैं, नैतिक निर्णय और कानूनी निर्णय, मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों अपने नेचर में अलग है। पॉइंट को पकड़िएगा, नैतिक निर्णय और कानूनी निर्णय अपनी प्रकृति में, अपने नेचर में, अपने स्वरूप में पूर्णतया अलग है। क्यों? क्योंकि जो नैतिक निर्णय होता है ये अपने नेचर में बाइंडिंग नहीं होता है, अपनी प्रकृति में ये बाध्यकारी नहीं होता है। यानी अगर आप, किसी ने मुसीबत के समय आपकी सहायता की और आपने उसकी मुसीबत के समय सहायता नहीं की, तो ये, इसके लिए आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। हाँ, नैतिक रूप से वो सही नहीं, भाई उसने मुसीबत में आपकी की तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप उसकी मदद करते। तो नैतिक निर्णय ये होता है जो अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में, अपने स्वरूप में बाइंडिंग या बाध्यकारी नहीं होता। लेकिन जो कानूनी निर्णय होते हैं वो अपने स्वरूप में बाइंडिंग नेचर के होते हैं, बाध्यकारी होते हैं। ध्यान से समझिए, इसलिए ये दोनों अलग हैं। और ये जो सिलेबस है नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि, तो इसका मतलब है कि ये नैतिकता नहीं है, कानूनी निर्णय है। मैं यही बताना चाह रहा हूं, नैतिक मार्गदर्शन अगर कह रहा है तो हर बच्चे को पता होना चाहिए कि नैतिक मार्गदर्शन मतलब नैतिकता नहीं, इसलिए मैंने अलग बता दिया। नैतिकता अलग है, हाँ, नैतिकता अलग है, ऐच्छिक होती है, बट नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून काम करता है, याद रखिएगा। और नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून काम करता है, जिसका उदाहरण है यूरोपियन यूनियन का कानून, और उसी कानून का अनुपालन मेटा को करना था। अगर उसने किया है तब तो ठीक है, अन्यथा उसका यह एक्ट कानूनी रूप से, तो पॉइंट को पकड़ेगा, कानूनी रूप से तो दंडकारी होगा ही होगा। मेटा उसके ऊपर, मतलब यूरोपियन यूनियन मेटा के ग्लोबल रेवेन्यू का 6% खा जाएगी, बट वो आप क्या कहेंगे कि कानूनी रूप से गलत है और नैतिक रूप से भी गलत है। क्यों? क्योंकि नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विधि होती है और उस विधि का उल्लंघन किया है मेटा ने। और फिर एक कॉन्सेप्ट यहां क्लियर, फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या होगा? व्यावसायिक सक्षमता के साथ नैतिक क्यों होना चाहिए? प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी के साथ एथिकल क्यों होना चाहिए? तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंसी के साथ भैया एथिकल इसलिए होना चाहिए जिससे कि मेटा ने जो एक्ट किया ऐसा एक्ट ना हो। अगर जांच में साबित पाया जाता है तो तभी तो अपन रेगुलर पढ़ ही रहे, जांच होगी उसका रिजल्ट आ जाएगा और पाया ही जाएगा। ठीक है ना? यूरोपियन यूनियन वाले थोड़ा टेढ़ा करके निकालेंगे भी 6% रेवेन्यू, समझ रहे? ग्लोबल रेवेन्यू का 6% रेवेन्यू का, प्रॉफिट का नहीं, बहुत बड़ी रकम होगी, मतलब मस्ती कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी बातें मेरे प्यारे बच्चों, जीएस पेपर फॉर एथिक्स, ठीक है, वो मैंने आपको कराई दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इसका दुरुपयोग वाला पार्ट है किसी भी राष्ट्र के विकास एवं सुरक्षा में, तो बस इसको